नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिस सीरीज में हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेव है, जिसमें से 10% सेव खराब पाए गए। वह शेष अच्छे सेव में से 85% बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेव बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेव थे? हमें क्या निकालना है? प्रारंभ में सेव की संख्या निकालनी है। हमने मान लिया कि जो प्रारंभ में सेव की संख्या थी वो क्या थी? x। हमने मान लिया कि प्रारंभ में सेव की संख्या x थी और हमें दिया हुआ है कि 10% सेव खराब पाया गया, यानी अच्छा सेव कितना बच जाएगा? 90%। इस 90% का वह 85% बेच रहा है, उसके बाद भी उसके पास कितना बच रहा है? 405। यानी इसका 85% अगर बेच देगा, यानी शेष कितना बच जाएगा? 15%। इसका हम 15% निकालेंगे, वो हमारा किसके बराबर दिया हुआ है? 405 के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए इस 405 को अगर हम 15 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? ये हमारा जाएगा 27 बार में। और एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा यहाँ से। हम इसे 9 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया? हम इस 3 में 1000 से गुना करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 3000। यानी प्रारंभ में सेव की जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? 3000 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। हमने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है, वो क्या है? 100 रुपया है। वस्तु का सीपी हमने मान लिया 100 रुपया और दुकानदार क्या कर रहा है? 25% अधिक अंकित कर रहा है। यानी मार्क प्राइस जो है वो क्या रख रहा है? 25%। यानी 100 का 25% क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस जो है 125 रुपया रख रहा है और इस मार्क प्राइस पे जो है 12% का छूट दे रहा है। यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है? इसका जो है 12% छूट दे रहा है, यानी ये 125 का 88% दे रहा है। एसपी क्या हो जाएगा? इस 125 का 88% 12% छूट दे रहा है। यानी हम इस 125 का अगर 88% निकालेंगे, 125 गुने 88/100, ये हमारा जाएगा 25 से 5 बार में, ये 25 से 4 बार में, हम इसे 4 से काटेंगे 22 बार में। यानी हमारा क्या निकल के आ गया? हमारा निकल के आ गया 110 रुपया। यानी 100 रुपये की चीज़ अगर 110 रुपये में बिक रही है, हमारा एसपी यहाँ क्या हो गया? यहाँ एसपी हो गया 110 रुपये। यानी 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में बिक रही है। यानी प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ से जो हमारा लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 10%। यहाँ से हमारा लाभ क्या निकल के आ गया? 10%। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 10% होगा। हम इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं। हम यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। हमें क्या दिया हो कि पहले जो है 25% जो है वृद्धि कर रहा है, सीपी में पहले 25% का वृद्धि कर रहा है, उसके बाद 12% का कमी कर रहा है, 12% का छूट दे रहा है, यानी कमी कर रहा है। यानी प्लस का क्या कर रहा है? ये जो हमारा सेकेंड मेथड है, ये हमारा क्या है? सेकंड मेथड। देखिए पहले क्या कर रहे हैं? 25% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी प्लस का क्या कर रहे हैं? 25%। उसके बाद क्या कर रहा है? 12% का छूट दे रहा है, यानी माइनस का 12%। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 25 गुने 12/100 हो जाएगा। अब देखिए ये 25 से 4 बार में जाएगा, ये 4 से 3 बार में जाएगा। ये हमारा जो है माइनस का 12 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 15। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 25 माइनस का 15, यानी हमारा क्या निकल के आ गया? 10%। यानी यहाँ से भी हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आया? 10%। और यहाँ से भी प्रॉफिट क्या निकल के आया? 10%। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 10% होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्य पूरा करने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर कार्य समाप्ति में लिए गए समय से 18 घंटा अधिक लेता है, जबकि बी ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 12 घंटा अधिक लेता है, तब ए तथा बी किसी निश्चित कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? हमें क्या निकालना है कि ए और बी मिलके
उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात को समझते हैं। देखिए हमें जो है अगर दिया हो कि a प्लस बी मिल के किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a प्लस बी मिल के किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a जो है अकेले उस काम को a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा लेता है और b जो है a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से b दिन ज़्यादा समय लेता है, b दिन ज़्यादा समय लेता है। तो देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम यहाँ से अगर हमें a और b का वैल्यू दिया हो तो हम यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम किसी दो का एलसीएम ले लें, यहाँ से अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें, अगर हम यहाँ से x और x प्लस a का एलसीएम ले लें, x और x प्लस a का एलसीएम ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा x प्लस ए, x इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेते हैं, टोटल वर्क को हम मान लेते हैं x इंटू एक्स प्लस ए, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। देखिए जब इस काम को जब a और b मिल के साथ में कर रहे हैं, a प्लस बी मिल के कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, x दिन का समय लग रहा है। और जब इस काम को a अकेले कर रहा है, तो कितना समय ले रहा है, a जो अकेले कर रहा है तो x प्लस a समय ले रहा है और b अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, b अकेले कर रहा है तो x प्लस b दिन समय ले रहा है। अब देखिए हम यहाँ से तीनों का अलग अलग इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी जो है, a प्लस बी x दिन में अगर काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, x इंटू एक्स प्लस ए कर रहा है, यानी a प्लस बी का इफिशिएंसी क्या आ गया यहाँ से a प्लस बी का इफिशिएंसी आ गया x प्लस का a। और देखिए a जो है x प्लस ए दिन में x इंटू एक्स प्लस ए काम कर रहा है, यानी यहाँ से a का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का इफिशिएंसी x प्लस ए है और a का इफिशिएंसी x है, तो हमारा b का इफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगा, यानी b का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए b का इफिशिएंसी हमें पता चल गया, a का इफिशिएंसी पता चल गया। अगर हम a के द्वारा लिए गए समय में अगर उसकी इफिशिएंसी से गुना करेंगे तो हमारा वर्क यूनिट जितना निकल के आएगा उतना ही वर्क यूनिट अगर b के द्वारा लिए गए समय से और उसकी इफिशिएंसी में गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी, हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेते हैं, अगर हम इसमें अंदर x से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, हम यहाँ a से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ से हमारा ax से x कट जाएगा, बच क्या गया हमारा बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा रूट अंडर ए बी। यानी हमें जब भी अगर a प्लस बी का समय निकालना हो, हमें अगर ये दिया हो कि a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा ले रहा है, b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से b दिन ज़्यादा ले रहा है, और हमें निकालना है कि a प्लस बी मिल के उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो हम वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा ज़्यादा समय दिया होगा हम उन दोनों का गुना करके अगर रूट अंडर के अंदर रखेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा a प्लस बी मिल के उस काम को कितना दिन में करेंगे। चलिए एक बार इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा कंसेप्ट से क्या निकल के आया था, हमारा कंसेप्ट से निकल के आया था कि a प्लस बी जो है x दिन में कर रहे हैं और a जो है उसी काम को x प्लस ए दिन में कर रहा है और b जो है उसी काम को x प्लस बी दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आया था, यहाँ से हमारा x निकल के आया रूट अंडर a इंटू बी। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 18 घंटा अधिक लेता है और b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 12 घंटा अधिक लेता है। यानी हमने मान लिया कि यहाँ जो है a प्लस बी
यहाँ जो है a प्लस बी x घंटा का समय लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ a प्लस बी x घंटा का समय लेते हैं, तो a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से कितना ज़्यादा ले रहा है, 18 घंटा ज़्यादा ले रहा है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस का 18, और यहाँ b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से कितना ज़्यादा ले रहा है, 12 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी x प्लस का 12। हमें क्या निकालना है कि a प्लस बी मिल के उस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो हमारा यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ है a इंटू बी, यानी यहाँ क्या है 18 इंटू 12, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 18 इंटू 12। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट अंडर 18 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6√6 दिन। यानी दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे, ए और बी साथ में मिलके उस काम को 6√6 दिन में कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकती है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता का पता लगाएं। हमें क्या निकालना है, टंकी का कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालते हैं। यानी हमारा समय क्या दिया हुआ है कि पहला पाइप जो है 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप 12 मिनट में भर रहा है, और तीनों पाइप जो मिलके जो है 30 मिनट में भर रहे हैं। तो हम इस तीनों समय का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 10 मिनट, 12 मिनट और 30 मिनट। 10, 12 और 30 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12 और 30 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। यानी हम टंकी की कैपेसिटी यानी क्षमता मान लेते हैं 60 यूनिट। हम टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं 60 यूनिट। अब देखिए टंकी की कैपेसिटी 60 यूनिट है, और हमने दोनों पाइप को यानी पहले पाइप को ए मान लिया, दूसरे पाइप को बी मान लिया। यानी पहला पाइप जो है ए कितने देर में भर रहा है, 10 मिनट में। दूसरा पाइप जो है बी कितने देर में भर रहा है, 12 मिनट में। और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी, और जो तीसरा पाइप है वो निकासी पाइप है यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम लगाएंगे -C। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 10 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी टंकी के अंदर भर रहा है, तो यानी 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 6 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी जो है 12 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट। बी का इफिशियंसी क्या हो गया, 5 यूनिट। और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, तो जो है 30 मिनट में 60 यूनिट पानी टंकी के अंदर भरा जा रहा है, यानी 1 मिनट में कितना भरा जा रहा होगा, 2 यूनिट पानी। अब देखिए ए जो है अकेले 1 मिनट में 6 यूनिट पानी टंकी के अंदर भर रहा है, बी जो है अकेले 1 मिनट में 5 यूनिट टंकी के अंदर पानी भर रहा है, और तीनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तीनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो पानी 1 मिनट में 2 ही यूनिट जा पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को ही अगर साथ में खोला जाता तो 1 मिनट में 11 यूनिट पानी जाता, और इसके साथ अगर सी खोल दिया जा रहा है तो 1 मिनट में 2 ही यूनिट पानी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है प्रत्येक मिनट 9 यूनिट पानी बाहर कर रहा है। सी जो है प्रत्येक मिनट 9 यूनिट पानी बाहर कर रहा है। सी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया, सी का जो इफिशियंसी हो गया माइनस का 9 यूनिट। सी जो है प्रत्येक मिनट 9 यूनिट पानी बाहर कर रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रत्येक मिनट जो है वह 9 गैलन पानी बाहर कर रहा है। यानी इस 9 यूनिट का जो वैल्यू है, 9 यूनिट का वैल्यू क्या है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, 9 गैलन। 9 यूनिट का वैल्यू क्या है, 9 गैलन है। तो हमें क्या निकालना था, टंकी के कैपेसिटी निकालना था। यानी हमारा यहाँ से 60 यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, 9 यूनिट बराबर 9 गैलन, तो 60 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 60 गैलन के बराबर। यानी जो टंकी की धारिता या क्षमता बोले वो हमारा क्या होगा, 60 गैलन होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 गैलन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों बाद 1520 रुपये प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए।
हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, हमें रेट क्या दिया हुआ है 13%, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, हमें टाइम क्या दिया हुआ है 4 वर्ष दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट जो है 1520 रुपया है। हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है 4 साल में 13% के दर से ब्याज कितना मिलेगा, 4 साल में 13% के दर से, यानी हमें साधारण ब्याज के दर काउंट करना है। यानी साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर 13% मिल रहा है तो दूसरे साल भी 13% मिलेगा, तीसरे साल भी 13%, यानी 4 साल में कितना मिल जाएगा, 4 साल में जो एसआई मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 52% मिल जाएगा। 4 साल में एसआई कितना मिलेगा, 52% मिलेगा। अब देखिए कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% और 52% यानी कितना हो गया, 152%। यानी हमें जो यहाँ दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, यानी 152% का हमें वैल्यू दिया हुआ है। 152% का हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1520 रुपया। 152% का वैल्यू हमें क्या दिया, 1520 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहा है। यानी प्रिंसिपल कोई भी अपने आप में क्या होता है, 100%। यानी हमसे 100% यहाँ से पूछ रहा है, तो 100% क्या हो जाएगा, हम इसे 152 से इसे काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। यानी हम 10 में 100 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। हमारा यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, 1000 रुपया। यानी हम 1000 रुपया पे 13% के दर से 4 साल के लिए हम अगर ब्याज पे देंगे तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1520 रुपया निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। यानी हमें सीआई पता करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, रेट हमारा क्या है, 10% है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है, 2 साल है, टाइम क्या है, 2 साल है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया। हमें क्या निकालना है, हमें जो है सीआई निकालना है, हमें सीआई निकालना है। देखिए हमें 2 साल के लिए सीआई निकालना है, यानी 2 साल है हमारा, पहला साल और दूसरा साल। देखिए अगर हम 2100 रुपये पे 10% के दर से ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल ब्याज कितना मिल जाएगा, इस 2100 पे 10% के दर से अगर हम ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल कितना मिल जाएगा, 210 रुपये का, 210 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो 210 रुपये ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ सीआई काउंट कर रहे हैं तो हमें प्रिंसिपल के ऊपर दूसरे साल 210 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का 10% मिलेगा। यानी इस 210 का 10% हम निकालेंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 21 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 210 यानी 420, 420 में 21 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 441। यानी हमारा सीआई क्या निकल के आ गया, 441 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 441 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 केजी से बढ़ जाता है जब एक 60 केजी के व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नए व्यक्ति का वजन निकालना है। देखिए जो नया व्यक्ति होगा अपने लिए अगर 60 केजी के व्यक्ति से अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो 60 केजी तो लाएगा ही, 60 केजी तो लाएगा ही। प्लस का क्या लेके आ रहा है, प्लस का जो है 12 व्यक्ति के वजन में 1-1 केजी का वृद्धि कर रहा है। 12 व्यक्ति के औसत वजन में 1-1 केजी का वृद्धि कर रहा है, यानी कितना केजी और लेके आएगा, 1 केजी का वृद्धि कर रहा है। कितने लोग में, 12 लोग में, यानी 60 केजी तो लाएगा ही। प्लस का क्या लेके आएगा, 1-1 केजी 12 व्यक्ति के लिए। यानी नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 60 प्लस का 12 केजी, यानी कितना हो जाएगा, 72 केजी। 72 केजी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 72 केजी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं का योग 280 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है।
तो देखिए हमने मान लिया कि जो तीन संख्या है, तीनों संख्या हमारा क्या है, ए बी और सी है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी a/b क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी b/c हमें क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से a b c का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से a/b/c निकाल सकते हैं। अब देखिए a/b हमारा क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और b/c क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a b c का रेशियो हो जाएगा, हम 2 में 4 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 में 4 से करेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 में 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी a/b/c हमारा क्या निकल के आ गया, 8:12:15। अब देखिए a जो है अगर 8 यूनिट है तो b कितना है, 12 यूनिट, और c कितना है, 15 यूनिट। अगर हम यहाँ इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 12 20, 20 और 15 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा क्या हो गया, 35 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया हुआ है, 280, यानी 35 यूनिट किसके बराबर है, 280 के बराबर। 35 यूनिट किसके बराबर है, 280 के बराबर। 35 यूनिट किसके बराबर है, 280 के बराबर। तो यहाँ से हमारा 12 यूनिट निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से 12 यूनिट निकालेंगे, यानी 35 यूनिट। 35 में हम 35 यानी 35 गुना 70 और 70 में 4 से, यानी हमारा 8 से अगर हम गुना करेंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 40 और 4 24 4 28। यानी 1 यूनिट हमारा क्या निकल के आ गया, 8 के बराबर। तो हमें क्या चाहिए था, दूसरी संख्या, यानी हमें इस 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए था। 12 में 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12 × 8 = 96। यानी दूसरी संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 96। हमारा आंसर क्या होगा, 96 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है। हमें क्या निकालना है, लाभ में बी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले लाभ का रेशियो पता होना चाहिए। देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के, अगर समय के रेशियो और पूंजी के रेशियो में गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो देखिए हमें पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कि 10 महीना बाद बी अपना निवेश वापस ले लेता है। यानी व्यापार में 10 महीना के लिए बी बना हुआ है और ए जो है पूरे के पूरे साल भर रह रहा है, यानी 12 महीना के लिए। यानी हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं और हमारा पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, तो हम समय का रेशियो और पूंजी के रेशियो में गुना करेंगे आपस में, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है पूंजी का रेशियो क्या दिया हुआ है, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है a/b का। पूंजी का रेशियो हमें क्या दिया हुआ, 4:5। पूंजी का रेशियो क्या दिया हुआ, 4:5। और हमारा समय का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा समय का जो रेशियो हो जाएगा, ए जो है पूरे 12 महीने के लिए है व्यापार में, ए जो है पूरे 12 महीने के लिए है, और बी कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। अगर हम पूंजी के रेशियो में अगर हम समय के रेशियो से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा। यानी यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, हम 12 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 48। और हम यहाँ गुना करेंगे 5 में 10 से, ये हमारा क्या हो जाएगा, 50। यानी हम इसे लिख सकते हैं 24:25। यानी अगर ए को 24 यूनिट का लाभ हो रहा है तो बी को कितना हो रहा है, 25 यूनिट का। यानी यहाँ से टोटल लाभ कितना हो गया, यहाँ से हमारा टोटल जो लाभ हो गया 49 यूनिट। टोटल लाभ कितना हो गया, 49 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 49,000। यानी इस 49 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 49,000 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया। हमें क्या निकालना था, बी का हिस्सा। यानी बी का यहाँ क्या है लाभ, 25 यूनिट। यानी 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25,000 रुपये के बराबर। 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25,000 रुपये के बराबर। यानी बी का यहाँ से लाभ का हिस्सा हमारा क्या निकल के आ गया, 25,000। हमारा आंसर क्या होगा, 25,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 600 ग्राम, 420 ग्राम और
780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बार्स को एक समान वजन के छोटे टुकड़े में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़े को बांट सके। हमें क्या निकालना है, न्यूनतम लोगों की संख्या निकालना है। तो हमें सबसे पहले चॉकलेट की जो टुकड़ा है उसका संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा छोटे टुकड़े का वजन निकालना पड़ेगा। छोटे टुकड़े का वजन हमारा क्या होगा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समान छोटे टुकड़े में काटा जा रहा है। जो हमें वजन दिया हुआ है हम इसका HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही छोटे टुकड़े का हमारा क्या होगा, वजन होगा। तो देखिए हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। हमारा वजन क्या दिया हुआ है 600 ग्राम, दूसरा वजन है 420 ग्राम और क्या है 780 ग्राम। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यानी 600 में से अगर हम माइनस करेंगे 420 तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 180। उसके बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। अब देखिए अगर हम 780 में से अगर माइनस करेंगे, 780 में से माइनस करेंगे अगर 420 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। उसके बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है, जो हमारे यहाँ डिफरेंस निकल के आता है यही HCF हो जाता है। कई बार क्या होता है, इसका फैक्टर हमारा HCF होता है। तो देखिए ये हमारा HCF यहाँ नहीं हो सकता है। अगर हम 180 से भाग देंगे तो तीनों संख्या हमारा नहीं कटने वाला है। तो देखिए हम इसका फैक्टर ले लेते हैं। यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हम लेंगे तो हम ले लेते हैं 10 और 18 को लिख लेते हैं 6 × 3। 10 हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि सभी संख्या के अंत में क्या है, 0 है। तो हमारा 10 तो होगा ही, 10 तो होगा ही। अब देखिए 6 × 3 में से अगर हम इसे 18 से भाग देंगे तो हमारा नहीं कटने वाला है। 3 से भाग देंगे तो हमारा कटेगा ही। 3 से भाग देंगे तो हमारा तीनों संख्या कट जाएगा और 6 से भी भाग देंगे तो हमारा तीनों संख्या कट जाएगा। तो हम क्या लेते हैं HCF में, बड़ी संख्या को लेते हैं। यानी 18 नहीं हो सकता है लेकिन हमारा 6 और 3 दोनों हो सकता है। तो हम क्या ले लेते हैं, 6 ले लेंगे। यानी यहाँ से हमारा HCF क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा HCF हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 तो होगा ही क्योंकि सभी संख्या के पीछे क्या है, 0 है। यानी 10 होगा और 6 और 3 में से 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा लेकिन 18 से नहीं जाएगा। तो हम 6 यहाँ से ले लेंगे। 6 × 10 हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो गया। यानी एक टुकड़ा जो है वो कितने का है, 60 ग्राम का है। एक टुकड़ा जो है 60 ग्राम का है। तो हम यहाँ से टुकड़ा का संख्या निकाल सकते हैं। टोटल हमारा वजन कितना है, जो टोटल वजन है, कुल वजन क्या हो जाएगा, कुल वजन अगर हम इसे ऐड करेंगे यानी 600 और 420 क्या हो जाएगा 1020। 1020 प्लस का 780 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। यानी कुल वजन कितना हो गया, 1800 ग्राम हो गया। कुल वजन कितना हो गया, 1800 ग्राम हो गया। कुल वजन जो हमारा हो गया 1800 ग्राम और हमें एक जो है टुकड़ा का वजन क्या निकल के आया है यहाँ से 60 ग्राम। तो यहाँ से हमारा संख्या निकल के आ जाएगा, टुकड़ा का संख्या निकल के आ जाएगा। अगर हम 1800 ग्राम में भाग दे देंगे 700 ग्राम से तो यहाँ से संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 30। टुकड़े का संख्या क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना था, न्यूनतम लोग की संख्या निकालना था। एक व्यक्ति को कितना टुकड़ा दिया जा रहा है, 2 टुकड़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ से न्यूनतम लोग क्या हो जाएगा, जो लोग की संख्या हो जाएगा, लोग की संख्या क्या हो जाएगा, 30 टुकड़ा है और एक व्यक्ति को 2 टुकड़ा दिया जा रहा है। यानी न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा 30/2। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। न्यूनतम लोगों की संख्या क्या होगा, 15 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259 इकाई स्थान पर क्या आएगा। हमें निकालना है कि जो हमारा अंक इकाई पे आएगा उसी अंक को हमें पता करना है। तो देखिए हमें कभी भी इकाई अंक निकालना हो, तो इस जो पूरे संख्या का 251 का जो हमारा पावर 98 दिया हुआ है तो हमें 251 का पावर 98 निकालने की जरूरत नहीं होता है। जो हमारा इकाई स्थान पे रहेगा, हम उसी का पावर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा 1 है तो हम 1 के पावर 98 तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसी की जगह हमारा 7 होता तो अगर 7 का पावर हमें 98 निकालना होता तो हम 7 के पावर 98 नहीं निकाल सकते आसानी से। तो देखिए हम क्या करते, उस समय हम जो है पावर हमारा जो भी दिया हो, पावर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देंगे,
जो हमारा शेष बचेगा उसी को इकाई का पावर मान लेंगे। अगर हमारा शेष 0 आ गया तो हम इकाई के पावर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। और देखिए 1 का पावर हम कुछ भी रखेंगे, हमारा इकाई पे क्या आएगा, 1 आएगा। 6 के पावर हम कुछ भी रखेंगे, इकाई पे क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 के पावर भी हम कुछ भी रखेंगे, इकाई पे क्या आएगा, 5 आएगा। यानी यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 1 के पावर 98 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस का यहाँ 1 के पावर 29 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हम 6 के पावर 100 करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ हमारा 5 के पावर हम कुछ भी रखेंगे, क्या होगा, 5 होगा। 5 के पावर भी हम कुछ भी रखेंगे, क्या होगा, 5 होगा। माइनस का हम अगर 6 के पावर कुछ भी रखेंगे, क्या होगा, हमारा 6 होगा। यहाँ हमारा इकाई पे क्या है, प्लस का 9 है। अब देखिए हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस का 9। अब देखिए हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 5 और हम कर लेंगे माइनस का 5 अगर 9 में से करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी हमारा इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। इकाई पे कौन अंक आएगा, हमारा 4 आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शंकु का व्यास निकालना है। देखिए गोला पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। तो देखिए हम जब भी किसी चीज़ को पिघला के अगर हम दूसरे फॉर्म में उसे बनाएंगे तो हमारा क्या चीज़ वहाँ फिक्स रहेगा, आयतन फिक्स रहेगा। यानी जितना आयतन गोला का होगा उतना ही आयतन क्या होगा, यहाँ शंकु का भी होगा। आयतन हमारा क्या होगा, आयतन बराबर होगा। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन जो होता है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। अब देखिए हमें शंकु का जो है ऊंचाई पता है, हम सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। हमें जो है गोला का रेडियस पता है, शंकु का हमें ऊंचाई पता है, तो हम यहाँ से शंकु का क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकाल के अगर हम दुगुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, व्यास निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आयतन हमारा बराबर होगा। यानी गोला का आयतन हम निकालेंगे 4/3 पाई, हमारा r क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी 10 का क्यूब इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई। हमारा यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमें ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। हम यहाँ से 1 10 से 1 10 काट सकते हैं, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 10 × 10 इक्वल टू r²। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अगर हम 4 में 10 × 10 करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी r² हमारा किसके बराबर निकल के आ गया, 400 के बराबर। यानी r हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, r निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी शंकु का जो रेडियस है हमारा क्या निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास क्या हो जाएगा, शंकु का जो व्यास हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा 2 × रेडियस। रेडियस हमारा क्या निकल के आया, 20 सेंटीमीटर। यानी 2 × 20 करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी के बराबर है तथा रेलगाड़ी उसे 16 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की दुगुनी लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म के दुगुनी लंबाई के बराबर पुल को अगर रेलगाड़ी पार करेगी तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में अपनी लंबाई और प्लस जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हमें जो दूरी यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें लंबाई क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है। तो हमने मान लिया जो ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, t है।
हमने मान लिया जो ट्रेन की लंबाई क्या है, टी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर है, यानी टी हो जाएगी। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो पुल है, पुल की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगुनी है, यानी पुल का लंबाई क्या हो जाएगा, पुल का लंबाई क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब देखिए हमें सबका जो है लंबाई पता चल गया। और देखिए जिस स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार की होगी उसी स्पीड से पुल को भी पार कर रही है। यहाँ हमारा स्पीड क्या है, सेम है। देखिए जब हमारा स्पीड सेम होता है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा। देखिए यहाँ स्पीड तो सेम है, हमारा स्पीड जो है यहाँ सेम है, स्पीड क्या है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही रेशियो हमारा टाइम का हो जाएगा। जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। अब देखिए रेलगाड़ी जो है एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी उस केस में कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कितना चलेगी, 2t। दूसरी बार जो है रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई प्लस की पुल की लंबाई, यानी कितना दूरी चलेगी, 3t, यानी यहां से क्या हो गया, 2/3। जो हमारा अगर स्पीड सेम है तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3। अब देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी रेलगाड़ी, तो हमारा समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 16 सेकेंड, और यहाँ हमारा क्या निकल के आया, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 16 सेकेंड है। 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 16 सेकेंड है, तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 सेकेंड। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 सेकेंड, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया कि प्लेटफॉर्म के दुगुनी लंबाई के बराबर पुल को अगर पार करेगी रेलगाड़ी तो कितना समय लेगी, 24 सेकेंड का समय लेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर उसी स्थान पर लौटने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव द्वारा लिया गया टोटल समय निकालना है। देखिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए ये हमारा ए और बी है, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। देखिए नाव जो है एक बार ए से बी जा रही है, नाव का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा और जो धारा का स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। एक बार धारा के साथ गई और एक बार जो है धारा के विपरीत जो है वापस आई बी से, और जो टोटल समय लग रहा है t समय लग रहा है। टोटल समय क्या लग रहा है, t समय लग रहा है। तो देखिए हम इस t समय को कैसे निकालेंगे, एक बार जब नाव धारा के साथ जाएगी तो वहाँ नाव और धारा का स्पीड ऐड होगा। डिस्टेंस क्या है, d डिस्टेंस है, और एक बार अगर हम दूरी में स्पीड से भाग देते हैं तो हमारा समय निकल के आता है। एक बार जो d दूरी है धारा के साथ जा रही है, यानी x प्लस वाई के स्पीड से जा रही है। एक बार जो है d दूरी धारा के विपरीत आ रही है, यानी x माइनस वाई के स्पीड से आ रही है। तो टोटल समय कितना लग रहा है, यानी यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा जाने का और ये जो हमारा समय निकल के आएगा आने का, यानी टोटल समय कितना हो गया, t हो गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसे ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी हमारा एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा d इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस का d इंटू ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू t हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। यानी हम यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम d कॉमन ले सकते हैं। अगर हम ऊपर से d कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, प्लस x प्लस वाई, बट्टा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इक्वल टू टी। अब देखिए हम यहाँ से क्या काट सकते हैं, y से y काट सकते हैं, y से y काट सकते हैं। हम क्या काट सकते हैं, y से y काट सकते हैं। यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, d इंटू 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी d निकाल सकते हैं। हमारा 3 कोई भी वैल्यू दिया हो, यानी d दिया हो, x दिया हो, y दिया हो तो हम t निकाल सकते हैं। हमें जो है y नहीं दिया हो, x दिया हो, d दिया हो, t दिया हो तो हम y निकाल सकते हैं। यानी हम इस इक्वेशन से हमें 3 वैल्यू कोई दिया हो और एक निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमारा t क्या है, टोटल टाइम है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, यहाँ हमें जो है टोटल टाइम निकालना था। हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है और हमें दूरी दिया हुआ है। हमसे t पूछ रहा है तो हम यहाँ से t निकाल सकते हैं। यानी हमारा t क्या हो जाएगा, d हमारा क्या है, d जो है 30 किलोमीटर, यानी 30 गुने 2, नाव का स्पीड यानी x हमारा क्या है, x जो है 18 किलोमीटर बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर यानी 18 गुने 18 माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 6 गुने 6, 6 गुने 6। अब देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, यानी t इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं 30 गुने 2 गुने 18 बटा हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 6 इंटू 6 कॉमन ले सकते हैं। यानी 6 इंटू 6 हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 9 में से 1 माइनस होगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे काटेंगे, ये 6 से 5 बार में जाएगा, ये 6 से 3 बार में जाएगा, ये 6 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया 15/4 घंटा। हमारा समय क्या निकल के आ गया 15/4 घंटा। हमारा जो समय निकल के आ गया, टोटल समय क्या निकल के आ गया 15/4 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 81 के पावर 3/4। अब देखिए हम 81 को क्या लिख सकते हैं, हम 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 का होल पावर क्या हो जाएगा 3/4 प्लस। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले जो हमारा क्या दिया है 20/5 का 3, यानी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी का करेंगे। यानी यहाँ देखिए हम 5 में 3 से गुना करेंगे, यानी 5 में 3 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से हम 20 में भाग देंगे, गुने हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, यानी का करेंगे, यानी 5 में 3 से करेंगे क्या होगा 15। उसके बाद हम भाग यानी 20 में भाग देंगे 15 से, गुने 6 प्लस। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, हम यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले का करेंगे, यानी हम इस 24 में 3 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, यानी ऑफ का काम हम सबसे पहले करेंगे, यानी 24 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 से हम 8 में भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 72 में हम 8 से भाग देंगे, 8 में हम 72 से भाग देंगे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। उसके बाद हमारा क्या है माइनस 10 डिवाइड 5, यानी 10 में हम 5 से भाग देंगे। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है -1/32 का होल पावर -2/5। अब देखिए हम 1/32 यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का होल पावर क्या है -2/5। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा जो है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में ये जाएगा। हम इसे 3 से काटेंगे, ये 5 से हमारा 4 बार में चला जाएगा और ये 3 से 2 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे काटेंगे, ये हमारा 72 कितने बार में जाएगा 9 बार में। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया प्लस का 4/9, 4/9।
ये हमारा क्या हो जाएगा -2। अब देखिए अगर 1/2 है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं, यानी इस 2 को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं -2 का होल पावर -2/5। अब देखिए यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से हमारा 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो गया 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें 8 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 4/9। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से जो हमारा हो जाएगा 2 यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, माइनस का 4 लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए यहाँ से हम इसे लिखेंगे 27 प्लस 6 प्लस 4/9 -4। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये -4 जो है 6 में से जाएगा, यानी 2 बच जाएगा। यानी यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा हो जाएगा 29 प्लस 4/9, जिसे हम लिख सकते हैं 29 सही 4/9। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 29 सही 4/9। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 29 सही 4/9। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।